हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था। ग्लाइकोलिसिस जो कि एक 10 स्टेप पाथवे है और इन 10 रिएक्शंस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो निकलते हैं हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या जिनको हम सिंपली पायरुवेट भी बोलते हैं। अब ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है और जो पायरुविक एसिड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो इस तरह से जो 6 कार्बन्स हैं वो 3 कार्बन्स में 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाते हैं और उसके साथ बनते हैं 2 एटीपीज और 2 NADH। अब हम बात करेंगे इस पायरुविक एसिड की या इस पायरुवेट की कि इसका फेट क्या होता है। तो आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि ये पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से बना ये आगे किस तरीके से रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से ये ग्लूकोज की एनर्जी का डिसीज़न लेता है कि वो एनर्जी कहाँ पर जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नाउ पायरुवेट जो होता है वो एक तरीके का सेंट्रल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होता है, ऐसा इंटरमीडिएट जो कि ग्लाइकोलिसिस को बाकी के पाथवेज के साथ लिंक करता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक तरीके का ब्रिज कंपाउंड होता है, राइट। अब ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो आपको पता है कि एनएरोबिक और एरोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे के पाथवेज के लिए ऑक्सीजन का होना या ऑक्सीजन का ना होना वो मैटर करता है। इसलिए जब पायरुवेट बनता है तो वो पायरुवेट आगे का डिसीजन लेता है और साथ में वो ग्लाइकोलिसिस को बाकी के पाथवे के साथ लिंक करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड करता है कि ग्लूकोज की एनर्जी है वो आगे कहाँ जाने वाली है और किस तरीके से वो यूटिलाइज होने वाली है, उसका डिसीजन लेता है ये पायरुवेट। नाउ अगर ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, उन दोनों सिनेरियो में पायरुवेट का जो फेट होता है वो अलग अलग होता है। अब अगर ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन नहीं होती या साथ में किस तरीके की सेल्स इस पायरुवेट को यूज़ कर रही हैं आगे, तब उस तरीके से पायरुवेट 2 तरीके के पाथवेज में एंटर कर सकता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में पायरुवेट होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है और वहाँ से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करके और बाकी की जो हमारे एनर्जी होती है उसको वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये तो हुआ ऑक्सीजन के साथ, यानी हमारे एरोबिक पाथवे में। अब दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होती, इट इज़ विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पर जो आपके स्कोप में है और जो आपके सिलेबस में है वो 2 तरीके के पाथवेज हैं। एक है आपका लैक्टेट फर्मेंटेशन और दूसरा होता है आपका इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो अगर लैक्टेट बनता है तब हम उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अगर पायरुवेट से अल्कोहल बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। इन फर्मेंटेशंस को हम लोग एक सेपरेट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब अगर आपको ये पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के आए और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे NADH के बने। अब NAD जो है, जहाँ से NADH का फॉर्मेशन हुआ, ये एक तरीके का सॉल्यूबल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर होता है और इसमें क्या है कि जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की वो उसको बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस मैंने आपको एंजाइम वाली क्लास में बताया था जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे एंजाइम्स का। आप उस क्लास में जाके दोबारा से इसको देख सकते हैं। अब NAD क्या करता है कि ये रिवर्सेबली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और ये रिड्यूस भी हो जाता है बिकॉज इसके अंदर दोनों एबिलिटीज़ होती हैं। अब आप यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम की 2 साइट हैं, ये एक एक्टिव साइट है और यहाँ पर ये हमारा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है ये इसका सबस्ट्रेट है। दूसरी साइड पर NAD है जो कि एज ए को फैक्टर की तरह काम करता है। ये दोनों अपने अपने साइट्स पर जाकर बाइंड कर जाते हैं। सबस्ट्रेट अपना एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड कर गया और ये को फैक्टर अपनी जो एंजाइम की साइट है इसकी वहाँ जाकर, लेकिन एक्टिव साइट के अंदर या उसके पास ही ये बाइंड करता है। अब जैसे ही ये यहाँ को फैक्टर इसके साथ बाइंड करेगा, क्या होगा कि ये जो सबस्ट्रेट है इस सबस्ट्रेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स निकल रहे हैं
ओके, ये एंजाइम कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, और NAD जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इसने ये इलेक्ट्रॉन्स लिए और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बन गया NADH। अब NAD के पास 2 तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके अलावा ये H यहाँ पर बन गया, ये इसका प्रोटॉन है और ये बन गया एक तरीके का न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये NADH आ गया और बाकी का जो ये आपका प्रोडक्ट, ये सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और 2 प्रोटॉन्स निकले हैं और NAD ने सिर्फ 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो जो बाकी का बचा हुआ प्रोटॉन है वो हमारा सॉल्यूशन में चला जाता है और वह धीरे धीरे जो ना जब इकट्ठे होते हैं ये प्रोटॉन्स तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी की पूरी ये साइकिल चलती है और इस यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और ये रिड्यूस भी हो जाता है। अब इसी कॉन्टीन्यूअस साइकिल में ये जो NADH है ये एक्यूमुलेट होता रहता है और ये धीरे 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 NAD के पूल को कम कर देता है, राइट। अब जब ये NAD के पूल को कम करेगा तो हमको NAD की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब हमारी सेल के पास क्या होता है कि ये NAD बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, ये कोई बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता, और अगर हमको ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करना है तो हमको ये NAD तो चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में क्या है कि ये NADH का रिसाइकलिंग होना बेहद ज़रूरी हो जाता है और जब ये NADH रिसाइकल होता है तो ये दोबारा से NAD के पूल को रीस्टोर कर देता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो रिसाइकलिंग होती है ये कैसे होती है? क्योंकि जो NADH है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देता है और उससे ये दोबारा से NAD बन जाता है। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाले ये फिर से वापस NAD बन गया। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डोनेट करके दोबारा से ये NAD बन जाता है। तो इस तरीके से ये NAD और NADH की साइकिल चलती है और NAD हमारा बार बार रीस्टोर होता रहता है और वो दोबारा से जाके वो पायरुवेट के साथ, जो नए पायरुवेट्स आते हैं उनके साथ दोबारा से वो उसमें या ग्लाइकोलिसिस में जाके वो यूज़ होता है। क्लियर हो गई ये बात? वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को और फर्मेंटेशन को हम लोग फिर से एक नई क्लास के अंदर देखेंगे। अब यूकैरियोट्स के अंदर जो पायरुवेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन की जो बाकी की प्रोसेसेस होती हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है और वहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। तो वो चाहे यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों केसेस में ये ग्लाइकोलिसिस हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उस केस में ये पायरुविक एसिड यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है और हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाकी की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर वही सिमिलर रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, बिकॉज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। ओके, नाउ पायरुवेट को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो पायरुवेट आप जानते हैं कि पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं। इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखिए कि 1 कार्बन है, तो इसका मतलब है कि पायरुवेट के 3 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, राइट। और ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ऊपर। तो यहाँ देखिए ये आपका पायरुविक एसिड है और ये पायरुविक एसिड में ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और यहाँ आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई
और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल गई तो यहाँ पर ये 2 कार्बन एटम्स बचे इसके, और ये कार्बन एटम्स जो हैं ये बनाते हैं एसिटिक एसिड, राइट। तो जो 2 कार्बन कंपाउंड है वो बना दिया, उसको हम लोग एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। और ये एसिटिक एसिड या एसिटाइल ग्रुप जो है ये कोएंजाइम के साथ बाइंड करके बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो आउटपुट हुआ है वो ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में निकल रहा है। और यहाँ पर NAD है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा NADH, और इसका यूज़ करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP को जनरेट करने के लिए। ओके, नाउ एसिटाइल ग्रुप जो बना हमारा कोएंजाइम ए के साथ, जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया तो ये हमारा चला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम लोग क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, वहाँ पर ये जाता है और वहाँ उस साइकिल के अंदर ये दोबारा से बाकी के जो अपने कार्बन्स हैं उनको वो लूज़ कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पायरुविक एसिड हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में के थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। अब बहुत लिमिटेड प्रोसेसेस होती हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज़ करती हैं। तो एक प्रोसेस तो हो गई कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल है और साथ में हमारे को एटीपी की भी ज़रूरत है, तो वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल के अंदर गया और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू उसने एटीपीज़ को जनरेट करना शुरू करा। अब होता क्या है कि कभी कभी हमारी बॉडी में जब एनर्जी काफ़ी होती है या उसको इतने एटीपीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एनर्जी स्टोरेज की तरफ मूव हो जाता है और ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब एटीपीज़ के लेवल बहुत हाई हो जाते हैं तो ये जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है जहाँ पर ये क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा है और ये बाकी के एटीपीज़ को जनरेट कर रहा है, वहाँ पर ये पाथवे इनहिबिट हो जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए सीधे लिपिड सिंथेसिस में चला जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स हैं वो फैट रिज़र्व को डेवलप करते हैं जब वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। तो ये जो फैट आप देखते हैं आपकी बॉडी के अंदर या बहुत सारे एनिमल्स के अंदर आपको मिलेंगे, ये इसीलिए होता है क्योंकि एटीपीज़ तो हमारी बॉडी में ज़्यादा हैं और अब वहाँ पर हमारा क्रैब साइकिल तो रुक गया और ये पूरा का पूरा पायरुविक एसिड ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होकर आपके अंदर फैट को जनरेट करता है, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर एटीपीज़ कम होते हैं तो ये दोबारा से ये एसिटाइल कोएंजाइम में एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और फिर ये लिपिड सिंथेसिस नहीं करता, ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। क्लियर हो गई? ओके, तो आज हम अपने डिस्कशन को यहीं पर पॉज करते हैं। आगे की क्लास में हम आपसे बात करेंगे क्रैब साइकिल के बारे में और देखेंगे किस तरीके से वो जो हमारा साइक्लिक पाथवे है वो एसिटाइल ग्रुप को कैसे प्रोसेस करता है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।